गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास एटम्स को लेकर के। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कंपैरेटिवली आसान आसान चीजें थी, एक ब्रीफिंग थी। एज यूजुअल किसी भी चैप्टर की फर्स्ट क्लास होती है तो उसमें वेरिएबल डेफिनेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। आज की जो क्लास है उसमें बेसिकली हम लोगों को बोर मॉडल के बारे में डिस्कस करना है, बोर के पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करना है, और ये हमारे लिए एटम चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मोस्टली चीजें इसके अंदर फिनिश हो जाएंगी, फिर उनको ब्रश अप करना ही रह जाएगा एटम में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझे हैं कि बोर का जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो क्या है। बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ऐसा कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो तभी परमिट हो सकती है जब उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर रेडिएट होने वाली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को मैंने यहां पे मेंशन भी किया हुआ है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस है वो निश्चित रूप से 1 लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगी। अगर ये 1.5 लैम्डा 1.1 लैम्डा ऐसा कुछ आता है तो ये परमिसेबल नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को एग्जाम में कैसे लिखोगे मैं डिक्टेट करता हूं। ए सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी ए स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। जो भी परमिसेबल ऑर्बिट है उसी को मैं यहां पे स्टेशनरी एनर्जी स्टेट के नाम से जानता हूं। Only if it contains an integral number of de Broglie wavelengths. Integral multiple of, मैंने n लिखा, where n equals to 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लैम्डा इज अ de Broglie wavelength. Dear students, फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सेकंड ऑर्बिट है तो इसका सरकमफ्रेंस 2 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। थर्ड ऑर्बिट है तो इसका सरकमफ्रेंस 3 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ऐसा बोर ने अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन में कहा और काफी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक भी है। इसी के बेसिस पे हम लोग स्टेशनरी परमिसेबल ऑर्बिट्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को एक डायग्राम के फॉर्म में दे रखा है। फर्स्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ n इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोगों ने परमिसेबल जो ऑर्बिट है वो अंदर वाली दिखाई हुई है, जहां 2 डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है n इक्वल्स टू 2। ये वाला रीजन इसके लिए हमने ये दिखाया हुआ है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, सर्कुल से थोड़ा बहुत डेविएट भी हो सकती है। n इक्वल्स टू 3 के लिए हम लोगों ने इस वाली ऑर्बिट की बात की है। अब नो डाउट ये देखने में कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पर ये आपको ऑलमोस्ट सर्कुलर जैसा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था क्वांटाइजेशन का। अब इसके कंक्लूड की बात हम लोग करें। ओनली सर्टेन नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ वुड फिट इन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिट हो जाएंगी, कुछ ही सर्टेन ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ होंगी जो यहां इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में फिट हो पाएंगी। यानी जो ऑर्बिट्स हैं वो बहुत सारी पॉसिबल होती हैं, ऐसा नहीं है। सेकंड है डिस्क्रीट स्टैंडिंग वेव्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रीट ऑर्बिट इन बोर थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहां डिफाइन करना चाहते हैं कि बोर थ्योरी में डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स या फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग होंगी, डिफरेंट ऑर्बिट्स के करस्पॉन्डिंग होंगी। अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूं डियर स्टूडेंट्स, तो बड़ा मजेदार सा केस मुझे मिलता है जो मैथमेटिकली बड़ा हेल्पफुल होगा मेरे न्यूमेरिकल्स में। मेरे पास था 2 पाई आर इक्वल्स टू n लैम्डा। लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैं ड्वेल नेचर के अंदर पढ़ के आया हूं, पी वाई
सॉरी h by mv, या मैंने इसको लिखा था h by p, where p is a momentum, associated momentum, h is a Planck's constant. अब अगर मैं इस लैम्डा की वैल्यू को प्लेस कर देता हूं तो ये मिलता है मेरे को 2 pi r equals to nh over mv, where h is a Planck's constant, m is the mass of electron, v is a velocity in a particular orbit. अब देखिए रेडियस और ऑर्बिट, इन दोनों के रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी इनसाइड ऑर्बिट दोनों यहीं से मेरी रिलेट भी हो जाती हैं। ये एक अलग बात है कि मैं इसको दूसरे टर्म्स में भी रिलेट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहीं से रिलेट हो जाती हैं। कहने का मतलब अगर रेडियस बड़ा होगा, बड़ी ऑर्बिट होगी, तो उसमें जो वेलोसिटी है वो कम होगी। जस्ट लाइक प्लैनेटरी मोशन, डिस्टेंस प्लैनेटरी मोशन में भी आपको ये बात पता है कि जो प्लैनेट सन से बहुत दूर हैं उनकी जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो कंपैरेटिवली कम होती है, और जो बिल्कुल नजदीक है उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली रिलेशन एज वेल एज क्वांटाइजेशन कंडीशन में भी ये बात हमारी प्रूव होकर के आ रही है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में मैं इसको और भी अच्छे से मेंशन कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देखिए L इक्वल्स टू mvr होता है और ये मेरा nh ओवर 2 पाई के बराबर हो जाएगा। मैं यहीं से रिलेट कर देता हूं, दैट इज 2 पाई इक्वल्स टू nh ओवर mv, और ये जो r था इसको मैं यहां ले गया तो ये आ गया mvr। आई मे राइट हियर दैट इज nh ओवर एंगुलर मोमेंटम L। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट के। ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 है। बिकॉज ऑफ h मेरा कांस्टेंट है, पाई मेरा कांस्टेंट है, 2 मेरा कांस्टेंट है। तो ये सारे के सारे कंक्लूजन्स हम लोगों के निकल के आए बोर की पहली कॉन्सेप्ट से, जिसमें उसने परमिसिबल क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स की बात की। अब पोस्टुलेट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए पोस्टुलेट्स ही हमारे थ्योरी में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो प्रैक्टिकली प्रूव हो जाएं। तो बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हैं? 4 पोस्टुलेट्स हैं, बड़े आसान से पोस्टुलेट्स हैं। अगर ये 4 पोस्टुलेट्स आपको सही से समझ में आ गए और आपने इनको आपस में इंटरलिंक करना सीख लिया, तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म। जैसा मैंने अभी कहा था कि आज की जो क्लास है वो निश्चित रूप से एटम के लिए एक बिल्कुल कहना चाहिए कि स्पाइन कोड की तरह से काम करती है। चलिए पहला, न्यूक्लियस अराउंड which planetary electrons revolve, the centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction। बिल्कुल प्लैनेटरी मोशन से कंपेयर किया, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कंपेयर किया, तो वो ये कहता है कि किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनको सेंटीपीटल फोर्स जो प्रोवाइड करेगा वो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और कोई फोर्स यहां पे होता नहीं। ग्रेविटेशन में तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहां क्या है? यहां क्या है? यहां है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। डिस्टेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो एक सूडो फोर्स होता है। इस सूडो फोर्स के लिए डेफिनेट वैल्यू है, दैट इज mv² ओवर r। Here m is the mass of electron, v is the velocity of electron in a particular orbit and r is the radius। लेकिन अंदर की तरफ जो बैलेंसिंग फोर्स होगा, जिसे हम सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की बात करता हूं तो ये आता है स्मॉल k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। आपको याद होगा where r is the radius of orbit। q1 वो चार्ज है जो यहां न्यूक्लियस पे है, Q2 वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो मैं इसको और भी अच्छे से लिख सकता हूं, स्मॉल k Q1 मैं यहां लिख सकता हूं Z इंटू E। नो डाउट ये पॉजिटिव चार्ज होगा, Z एटॉमिक नंबर है इसका, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाई ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज E होगा ओवर r स्क्वायर। K मैं ऐसा मानता हूं कि ये वैक्यूम के अंदर है सारा का सारा सिनेरियो, तो इसकी वैल्यू वही 9 इंटू 10 टू पावर 9 आप लोगों को याद आ गई होगी। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा किया। अब स्टूडेंट्स k z e e
ओवर आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। आई में राइट हियर एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो पहला पोस्टुलेट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। हम यहीं से देखें तो आर को कैंसिल आउट करके आर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ जेड कांस्टेंट है, पर्टिकुलर किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो पहला पोस्टुलेट आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्हीं चीजों को एग्जाम में कैसे लिखोगे ये आगे एलोबरेट किया हुआ है हमने, जरा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला पोस्टुलेट mv स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू k z e स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। अब सेकंड पोस्टुलेट की बात करें हम लोग। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी। वही क्वांटाइजेशन वाली बात कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 2 पाई r। The electrons are permitted to circulate only in those orbits in which the angular momentum of an electron is integral multiple of h upon 2 pi। अभी 2 मिनट पहले हम लोग इसको प्रूव करके चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी सारा मैंने आपको समझाया था। तो ये सेकंड पोस्टुलेट है, that is L equals to mvr equals to nh over 2 pi, where h is the Planck's constant, n is the number of orbit and 2 pi is the constant। थर्ड की बात मैं करना चाहूंगा। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो बेसिकली तब के लिए है जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करता है। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहां पे मैं Ze पॉजिटिव चार्ज कहता हूं, ये इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। तो पहली ऑर्बिट ये है, मान लीजिए दूसरी ऑर्बिट ये है, सपोज तीसरी यूनिट ऑर्बिट ये है, और चौथी ऑर्बिट सपोज ये है। ये परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्बिट ले ली। अब ये थर्ड पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल, इसको मैं सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाला लेवल कहता हूं, उससे कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी, और बच्चों बढ़ते 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 सबसे ज्यादा हाई एनर्जी कितनी होती है आपको पता है? 0। मजेदार सा केस, बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, घूमने की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जब सम आप करोगे तो ये विद नेगेटिव साइन आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हाईएस्ट एनर्जी इनफाइनाइट ऑर्बिट की है और वो है 0। इसके बाद इसकी एनर्जी नेगेटिव में आगे की तरफ होंगी। तो थर्ड पोस्टुलेट में वो ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करेगा, किसी भी हायर से लोअर में करे, किसी भी हायर से लोअर में करे, तो ऐसी स्थिति में कुछ रेडिएशंस निकलेंगे। उन रेडिएशंस को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, E1 डिफरेंस E2 इज इक्वल्स टू h nu। Nu is a radiated frequency, h is the Planck's constant, and E1 is the energy level of any one orbit, and E2 is the energy level of any other orbit। No doubt, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आएगा, ऊपर से नीचे जंप करेगा, तो यहां पे ये रेडिएशंस बाहर आएंगे। और अगर इसका उल्टा कोई प्रोसेस होता है, अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, आता है, तो ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो नो डाउट ये जो h nu वाली एनर्जी है ये हमारी एब्जॉर्ब होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब जब होगा तो हम लोग उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, स्पेक्ट्रा कहेंगे, और जब इवॉल्व होगा, एमिशन होगा, तो हम लोग उसको एमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आकर के गिरता है, किसी में भी गिरे, तो यहां एमिशन स्पेक्ट्रम होगा और उस स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी h nu होगी। एज वेल एज जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, बाहर की तरफ आएगा, तो ऐसी स्थिति में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा थर्ड पोस्टुलेट। अब डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पोस्टुलेट के बाद में हम लोग बात करना चाहेंगे फोर्थ पोस्टुलेट की, जो कि बड़ा आसान सा है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। While revolving in the permissible orbits, an electron does not radiate energy। अगर एक पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है,
ध्यान रहे स्टेशनरी ऑर्बिट हो, परमिसिबल ऑर्बिट हो, जो कि फर्स्ट टॉपिक जो आज हमने क्लास में कराया था क्वांटाइजेशन वाला, उसके थ्रू परमिसिबल हो, तो कोई भी रेडिएशन नहीं होगा, ना तो वो एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो एमिट करेगा। ये चार पोस्टुलेट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। इन चार पोस्टुलेट्स के बेसिस पे हम लोग सारे बोर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, डिफरेंट बड़े बड़े फॉर्मूले निकालेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब अगर आप देखते हो तो यहां बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या, मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूं। बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हम लोग करते हैं तो पहला टॉपिक हमारा आता है रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट। मैं यहां एक ओवरव्यू पहले आपको देना चाहूंगा, फिर सिस्टमैटिक वे में लिखने की बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स। फिर मैं वही डायग्राम बनाता हूं। ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कोई भी परमिसिबल ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में वेलोसिटी v है, इसका रेडियस सेंटर से r है। तो पहला पोस्टुलेट था mv स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू स्मॉल k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। इसको मैंने और अच्छे से लिखने की कोशिश की। दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट इक्वल्स टू स्मॉल k। q1 को लिखा मैंने Ze, where Ze is the charge, that is positive charge at nucleus multiplied by electronic charge, that is negative। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दैट इज r स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक तो मैंने ये लिखा, दूसरा मैं लिखता हूं यहां पे mvr इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। तीसरा मैं लिखता हूं एनर्जी E1 डिफरेंस E2 इक्वल्स टू h न्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये तीन मेरे पास इक्वेशंस कह लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। मेरे को जैसी जरूरत होगी मैं एक इक्वेशन से वैल्यू दूसरे में डालूंगा, दूसरे से तीसरे में डालूंगा, तीसरे से पहले में डालूंगा, तीसरे से दूसरे में डालूंगा और डिफरेंट चीजों को मैं निकाल के दे दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले मेरे को रेडियस के बारे में बात करनी है। ये रहा रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक r को कैंसिल आउट करता हूं, ऊपर r को सेपरेट करता हूं, तो मेरे पास रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट आ जाएगा। इवन मैं अगर और अच्छे से निकालना चाहता हूं तो यहां से भी r को सेपरेट कर सकता हूं। r को यहां से सेपरेट करूंगा, ऊपर से r सेपरेट होके आएगा। नो डाउट है तो एक ही सिनेरियो के लिए r, तो दोनों को मैं कंपेयर भी कर सकता हूं। ऊपर से निकले हुए r को, नीचे से निकले हुए r को, दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। इस तरह से रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट मेरे को मिल जाएगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। अब ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z कितना होता है, 1 होता है। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला मेरा और भी आसान हो जाएगा, दैट इज ke स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने यहां लिख रखी हैं उन्हीं चीजों को यहां समराइज करने की बात की है, आपको एक ब्रीफ दिया है। अब एग्जाम में आप कैसे लिखोगे ये जरा हम लोग देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेंटीपिटल फोर्स की बात की हमने, समझाया, यहां डायग्राम के बेसिस पे समझाया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स को इक्वेट किया, r रेडियस निकाल के दे दिया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं एक एक स्टेप को लिखूंगा तो उसकी जरूरत आपको कुछ है, सारा कुछ आपके सामने है। वेरिएबल सेपरेशन करना है, नोट्स मैंने बहुत अच्छे आपको दे रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप नोट्स को बंद करके अपने हाथ से इन चीजों को निकालने की कोशिश करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको याद होगा अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के टेल हुआ करती थी, पूंछ हुआ करती थी, खत्म हो गई। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि उसका यूज बंद कर दिया ह्यूमन बीइंग ने। इसी तरह से अगर आप अपने हाथों का यूज नहीं करोगे, अपने ब्रेन का यूज नहीं करोगे तो ये भी बंद हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा दे रखा है, आप इसको अपनी तरफ से जरूर अपने नोट्स में करोगे, लिखोगे। लिखने का मीनिंग कॉपी आउट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये नोट्स बंद करके लिखना है आपने। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स आर आ गए। अब जरा मैं दूसरी तरफ से आर निकालता हूं सेकंड पोस्टुलेट से, L इक्वल्स टू mvr, दैट इज r इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई।
अब एक आर की वैल्यू मेरी इक्वेशन नंबर 3 में आ रही है सेकंड पोस्टुलेट से, एक आर की वैल्यू फर्स्ट पोस्टुलेट से इक्वेशन नंबर 2 में आ रही है। आई विल कंपेयर दैम। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट, मैं वेलोसिटी को सेपरेट कर सकता हूं। गेटिंग द कांसेप्ट? अब इस v की वैल्यू को अगर मैं फर्दर थर्ड इक्वेशन में डाल देता हूं तो मेरे को यहां पे r एक और फॉर्मूले की फॉर्म में मिल जाता है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर r के इतने सारे फॉर्मूलों की जरूरत क्या है? बच्चों, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि हम किसी भी फॉर्मूले को ऑथेंटिक कब कहते हैं, किसी भी फॉर्मूले को अच्छा कब कहते हैं, मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी फॉर्मूले में जितने ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट्स होंगे वो उतना रिलायबल होगा। ऊपर हमने फॉर्मूले आर के लिए निकाले, वी के लिए निकाले, उसमें कांस्टेंट भी थे, वेरिएबल थे, लेकिन इस पर्टिकुलर आर के फॉर्मूले की मैं बात करता हूं, जरा देखिए। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 4 पाई स्क्वायर बिल्कुल कांस्टेंट है। कितना हो गया? 40 वैल्यू हो गई। ये बात आपको पता होगी। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है। पाई की सबसे रिलायबल वैल्यू स्क्वायर रूट 10 होती है। तो यहां घबरा मत जाना। कोई स्टूडेंट 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 करके पाई स्क्वायर की वैल्यू मत निकालना। आप सीधे सीधे पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 प्लेस करना। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है। के वही 9 × 10⁹ फर्स्ट यूनिट वाला कांस्टेंट है। जेड एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है। अब जरा देखो, सब कुछ कांस्टेंट है। जैसे जैसे चेंज होगी नंबर ऑफ ऑर्बिट, वैसे वैसे रेडियस आपको मिलेगा। इस फॉर्मूले की एक खासियत है। बाकी फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा था या कोई दूसरा वेरिएबल आ रहा था तो हम लोग उसको उतना अच्छे से रिडिफाइन नहीं कर सकते थे रेडियस को। यहां से हम लोग रेडियस को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट रिडिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास R1 यूनिटी है तो R2 4 होगा, R3 9 होगा, R4 16 होगा, R5 25 होगा। रेडियस की बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा दिमाग में एक डायग्राम भी बना लो। पहली रेडियस 1 सेंटीमीटर, दूसरी रेडियस 4 सेंटीमीटर, तीसरी रेडियस 9 सेंटीमीटर, चौथी रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाना चाहिए कि कोई भी एटम का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्बिट्स की जो साइज है वो कैसे होती है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आप यहां पे Z1 डाल ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग बात करें स्पीड के बारे में तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला है। इसमें भी देखेंगे तो ज्यादातर कांस्टेंट्स हैं। 2 पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है और nh कांस्टेंट है। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट की नंबर आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी मैं निकालता हूं डियर स्टूडेंट्स तो ये आ जाता है। इवन दैट ये इतना बड़ा सा जो फॉर्मूला है, डिफरेंट कांस्टेंट्स को अगर मैं लेता हूं तो उन डिफरेंट्स को कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट c कह देता हूं। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो और भी आसान हो जाता है मेरे लिए वेलोसिटी को कंप्यूट करना। बहुत आसान सी बात वेलोसिटी की आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, अल्फा मैंने एक नया कांस्टेंट लीड किया हुआ है। अल्फा की वैल्यू 1/37 c/n आती है, where n is the number of, चलो अल्फा की वैल्यू 1/137 आती है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो अल्फा cn था, c/n था, जो फॉर्मूला मैंने यहां पे दे रखा है आप लोगों को। तो आप इजीली वेलोसिटी कंप्यूट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब समझ गए होंगे समझदार बच्चे कि अगर वेलोसिटी आ गई तो एनर्जी निकालने में बिल्कुल भी देर मुझे नहीं लगेगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को जो आपने 11th में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसके अंदर दो एनर्जी होंगी। एक होगी हाफ mv² एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, बिकॉज ऑफ मास नेगेटिव कभी नहीं हो सकता।
वेलोसिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी एनर्जी इसकी होगी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो नो डाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसको ईपीई लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये होगी स्मॉल के Q1 Q2 ओवर R, अगेन R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट्स स्मॉल के वही 9 × 10⁹ है, ये मानते हुए किसके चारों तरफ ये वैक्यूम है। Q1 अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन है के बराबर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q1, और दूसरा Q2 जो है वो बाहर की तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, अपॉन में रेडियस है। आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज विद नेगेटिव साइन होगी, काइनेटिक एनर्जी विद पॉजिटिव साइन होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज विद नेगेटिव साइन होगी। जब मैं दोनों को सम करूंगा तो जो टोटल एनर्जी आएगी डियर स्टूडेंट्स वो भी विद नेगेटिव साइन आएगी, जैसा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने कंप्यूट किया था। बस यहां वेरिएबल्स को चेंज करना है, वहां मासेस ले रहे थे, यहां चार्जेस लेने हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा डियर स्टूडेंट्स। वेलोसिटी ऊपर हम निकाल चुके हैं, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू डाल करके हम लोग यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, ये हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। दोनों एनर्जी के फॉर्मूले में इस बात को ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स हमारे सेम हो। जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स सेम होंगे तो इनको ऐड करके टोटल एनर्जी निकालना हमारे लिए आसान होगा। इसमें देखेंगे kZe² ओवर R या 2R, kZe² ओवर R, दोनों वेरिएबल्स मेरे को सेम मिल रहा है, तो अब इनको ऐड करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत आसान हो जाएगा तो मैं इजीली क्या कर पाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए, मैं इजीली टोटल एनर्जी को कंप्यूट कर पाऊंगा। ये मैंने टोटल एनर्जी कंप्यूट करने की कोशिश की डियर स्टूडेंट्स, दैट इज टोटल एनर्जी A। यहां से आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया, मजेदार सा। वैल्यू डाल देंगे आप, टोटल एनर्जी दैट इज विद नेगेटिव साइन। मैंने बताया था कि जो टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज विद नेगेटिव साइन ही आएगी, और यहां भी देखेंगे तो ज्यादातर कांस्टेंट्स हैं, तो आप इजीली एनर्जी निकाल के दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स एनर्जी को निकालने का। बाकी अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करना चाहूंगा। ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, मैंने एक भी कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ आपको एलोबरेट किया है, आपको समझाया है कि कैसे निकालना है। आप असाइनमेंट की फॉर्म में निश्चित रूप से इन सारे फॉर्मूलों को ड्राइव अपने हाथ से करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कहां मिस्टेक हुई और कहां सही आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें। डियर स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, ब्रीफिंग तो आज की ही क्लास में मैं पहले कर चुका हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें स्टूडेंट, जब भी कोई आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वो धीमे धीमे जंप करेगा या डायरेक्ट जंप करेगा, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो देखो आउटर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, इनर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड पोस्टुलेट के करस्पॉन्डिंग फोटोन को बाहर निकालेगा, और उस फोटोन की एनर्जी h न्यू के बराबर होगी। अब न्यू अगर विजिबल रीजन का है तो मुझे दिख जाएगा, और विजिबल रीजन का फ्रीक्वेंसी नहीं है तो मुझे दिखेगा नहीं, लेकिन निकलेगा जरूर। इट मे बी अल्ट्रावायलेट, इट मे बी इंफ्रारेड, it may be visible, it may be radio wave, depends on what is the difference between energy levels। तो डियर स्टूडेंट्स इसी के बेसिस पे हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे। यहां डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है, मान लीजिए ये ऑर्बिट है, अब मैं फर्दर वही डायग्राम बनाऊंगा जो अभी थोड़ी देर पहले बना के चुका हूं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। चलो डिफरेंट कलर देना चाह रहा था, कोई बात नहीं, जैसे भी है वैसे ठीक है। अब देखो बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ सकता है, सिक्स्थ से फर्स्ट में आ सकता है। अगले ट्रांजिशन की बात मैं करता हूं।
देखिए मैं सारे के सारे अंदर आने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूं अभी। थर्ड से सेकंड में आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में आ सकता है, फिफ्थ से सेकंड में आ सकता है, सिक्स से सेवंथ में इसमें आ सकता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मैं और भी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात कर सकता हूं। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है, यहां कर सकता है और यहां कर सकता है। और आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जंप कर सकता है। तो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एनर्जी गैप्स। जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहां से बाहर निकलेगा। जब स्पेक्ट्रल लाइन की बात है तो हमने इसको एक सिस्टेमेटिक फॉर्म में बस डिनोट कर दिया है, उसे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये एनर्जी का डिफरेंस दिखाने की कोशिश की। जो एनर्जी का फॉर्मूला हम ऊपर निकाल चुके हैं, इसमें ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हैं, 1/n² ही वेरिएबल में आ रहा है, तो मैंने सारे कांस्टेंट्स को बाहर लिखा। 1/n1² - 1/n2², व्हाटएवर। सो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए h को मैं इधर और ले गया, ये v वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। लैम्डा भी आप यहां से निकाल सकते हो, अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपको v/c के टर्म्स में मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ इस ब्रैकेट को जान करके 1/n1² - 1/n2² को जान करके आप निकलने वाली फ्रीक्वेंसी यहां से कंप्यूट कर सकते हैं। जहां तक 2π²mk²e⁴ है, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इसको एक बार ही मल्टीप्लाई करके वैल्यूज डाल करके आप लोग रोड मेमोरी में डाल लेंगे या एग्जाम में दे रखा होगा तो इजीली कंप्यूटेशन हो जाएगा यहां पे निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज का। अब नेमिंग की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जो अभी मैंने आपको समझाया था उसी के बेसिस पे नेमिंग की बात करेंगे। ध्यान से समझेंगे, देखिए नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन मेरा कहीं से भी आकर के अगर फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है तो मैं ऐसे कहता हूं लाइमन सीरीज। कहीं से भी आके गिरे, लाइमन सीरीज को फर्दर क्लासिफाई करूंगा तो अगर सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो एल अल्फा, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो एल बीटा, और फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो एल गामा। होने के लिए एल बीटा चीटा सीटा पता नहीं कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन तीन ही नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आकर के जंप करता है, कहीं से भी आके जंप करता है, दैट विल बी टर्म्ड एज बामर सीरीज। एल इसमें साइलेंट है, बामर सीरीज। बामर सीरीज में भी बिल्कुल इस तरह से होगा, बी अल्फा, बी बीटा एंड बी गामा। ध्यान रहे, थर्ड से सेकंड में आ रहा है बी अल्फा, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है बी बीटा, और फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है दैट इज गामा। अब डियर स्टूडेंट कोई ये भी कह सकता है कि जो एट्थ ऑर्बिट है उससे फर्स्ट में आ जाए। जनरली इतने हायर एनर्जी गैप के ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होते। अब कोई स्टूडेंट ये मत कहना कि जी हाइड्रोजन सबसे छोटा है, फिर इसमें 8 ऑर्बिट की बात आप कैसे कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स हो सकती हैं, इंस्टेंटेनियस ऑर्बिट्स हो सकती हैं। आपने कोई हाइड्रोजन एटम लिया, उसको एनर्जिएट कर दिया, उसको हीट अप कर दिया, किसी दूसरे तरीके से एनर्जी दे दी, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो हमारा क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ बोर है उसके बेसिस पे वो 8 लैम्डा के बराबर अपनी किसी ऑर्बिट में एक इंस्टेंट के लिए थोड़े टाइम के लिए चला जाए। इसी तरह से अब मैं आगे बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट्स, कहीं से भी आकर के अगर थर्ड ऑर्बिट में गिरता है तो दैट इज पार्शियल सीरीज। कहीं से भी आके फोर्थ में गिरता है दैट इज ब्रैकेट। कहीं से भी आकर के फिफ्थ में गिरता है डियर स्टूडेंट्स। लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट से शुरुआत होती है, विजिबल आता है, और बामर सीरीज में विजिबल से शुरू होता है, इंफ्रारेड आता है। तो लाइमन और बामर यानी लाइमन का सेकंड हाफ और बामर का जो फर्स्ट हाफ है, इसमें मेरे को विजिबल रीजन मिल जाता है। बाकी तो डिफरेंट रेडिएशंस यहां होंगे, एनर्जी तो निकलेगी, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन आइस से नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास लाइमन, बामर, पर्शियन, ब्रैकेट, पफन, ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज का कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स।
अब ये जो डायग्राम मैंने यहां आपको डिनोट किया है उसी को नीचे 1 by 1 एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों। लाइमन सीरीज कांस्टेंट आर, जो भी इस फॉर्मूले में ज्यादातर चीजें ये सब दिख रही थी, इन सबको हम लोगों ने क्या आर कह दिया, और साथ में लिखा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी जो n1 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी इसमें लाइमन में, या मैंने मेंशन भी किया n1 मस्ट बी ऑलवेज 1। किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। n2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। जब n2 की वैल्यू 2 है लाइमन के लिए तो L अल्फा, जब 3 है तो L बीटा, जब 4 है तो L गामा। अब बामर सीरीज की बात करें डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन जो n1 मेरा 1 था फिक्स, वो अब यहां n1 2 के बराबर हो जाएगा। बामर सीरीज की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें n2 की शुरुआत 3 से होगी, 3 4 5। इवन दैट हम यहां पे बामर अल्फा की बात करेंगे तो बामर अल्फा n इक्वल्स टू 3 से आएगा, बामर बीटा n इक्वल्स टू 4 से आएगा। जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। पार्शियल के लिए n इक्वल्स टू 3 होगा, ब्रैकेट के लिए n इक्वल्स टू 4 होगा, परफंड के लिए n इक्वल्स टू 5 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज का डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं और आगे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि एक ही क्लास में सर तो बहुत सारा करा देते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक क्लास लगती है, लेकिन मुझे इस क्लास को तैयार करने में 3 घंटे कम से कम लगते हैं। पहले मैं ये नोट्स सारे के सारे सेलेक्ट करता हूं, बनाता हूं, फिर उनकी टाइपिंग, डायग्राम, ये सब होता है, इसके बाद फिर डिलीवरी होती है। तो टाइम को रिड्यूस करने का सबसे बेटर तरीका ये है। अब मैं सारे डायग्राम्स यहां पे बना भी देता हूं, यहां एनिमेशन करता भी हूं, समझाता भी हूं, लेकिन उतना फ्रेम्ड नहीं हो पाता। तो समझाने के लिए जो एनोटेट मैं कर रहा हूं, जो मैं यहां लिख रहा हूं, उससे समझिए। बाकी एग्जाम में कैसे लिखना है आप इन नोट्स को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। कॉपी नोट्स को खोल के नहीं करना, नोट्स को बंद कर दीजिए, इसके बाद आप अपनी मेमोरी से इन्हीं सारी चीजों को लिख लीजिए। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए हाइड्रोजन। अब ये हमने एक जनरल एस्पेक्ट लिया था, हाइड्रोजन हमारे सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ये डायग्राम मेरे पास था, आप ऐसे मान लीजिए इसी को मैंने क्या कर दिया है, ब्रीफ कर दिया है। इसी का एक 1/4 पार्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी सारी पूरी ऑर्बिट को न दिखा करके सिर्फ मैंने एनर्जी की जो चेंजेस हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। तो ये मेरे को मिलता है इस डायग्राम की फॉर्म में। नो डाउट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। यहां से आप एक ओवरव्यू बना सकते हैं इसके लिए, अपने एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा वो जरा समझिए। फिर वही सब चीजें, मैं नया कुछ भी नहीं बताने जा रहा। बेशक टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं, वही सब कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक एनर्जी लेवल्स की बात थी, तो जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था उससे हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल का डेफिनेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, थर्ड के लिए -1.5 होगा, फोर्थ के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये बिल्कुल डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनमें कभी कोई चेंज नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो इनको अपनी रूट मेमोरी में भी डाल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, लाइमन सीरीज मैंने यहां डिनोट करने की कोशिश की है। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड से आके गिर रहा है, थर्ड से आके गिर रहा है, फोर्थ से गिर रहा है, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, तो लाइमन सीरीज है। इवन दैट यही मैं समझा देता हूं, पहली एल अल्फा है, दूसरी एल बीटा है, तीसरी एल गामा है, इसके बाद के नाम दिए नहीं है, नॉर्मली डायरेक्ट मिलती भी नहीं है। और यहां क्या मिलता है, अल्ट्रावायलेट रीजन मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं एल गामा के बाद वाली, इनमें विजिबल रीजन मिलेगा, विजिबल रीजन मेरे को मिल जाएगा। अब मैं बामर सीरीज की बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड ऑर्बिट है मेरी, थर्ड से आके गिरे, फोर्थ से आके गिरे, फिफ्थ से गिरे, दैट विल बी बामर सीरीज। बामर सीरीज में जो फर्स्ट हाफ है उसमें मेरे को विजिबल मिलेगा,
और जो बाकी की ये वाली लाइंस होंगी जो नॉर्मली मिलती नहीं है उसमें मेरे को इंफ्रारेड मिलेगा। इसी तरह से पास्शन है, ब्रैकेट है, पफंड है एंड व्हाटएवर सो, यहां आकर के इंफ्रारेड उसने बता दिया आपको। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी निकालना बड़ा आसान सा काम है। -3.4 -13.6 इसका डिफरेंस निकालो, एल अल्फा की फ्रीक्वेंसी एच न्यू के बराबर आ जाएगी। आपने डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच, -13.6 एज वेल एज -3.4, इसको बराबर प्लेस करना है एच न्यू के, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी जो यहां से बाहर निकल रही है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंस भी फिक्स है। आप चाहें तो रूट मेमोरी में डिफरेंसेस को भी डाल सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, यहां से आप इजीली कैलकुलेट करके दे सकते हैं। और यकीन मानिए एटम में से जो न्यूमेरिकल आता है वो बिल्कुल आउट होता है। आउट का मतलब पहले से पता होता है क्या आ रहा है, पहले से आंसर उसका फिक्स तो होता है बच्चों के। अब देखो ना, यहां सारी तो वैल्यू फिक्स है, इसमें वो देगा क्या, ज्यादा ये कहेगा भैया 5वीं से तीसरी में गिर रहा है, तो 5वीं का मेरे को एनर्जी याद है, तीसरी का एनर्जी याद है, दोनों का डिफरेंस निकाला। जिस तरह से मैंने ये निकाल रखा था फर्स्ट और सेकंड के बीच का, वैसे ही आप 5वीं से तीसरी का निकाल दोगे, इसलिए मैंने कहा आउट होता है। चलिए बच्चों, ये एनर्जी का डिफरेंस यहां निकाल के दिया डियर स्टूडेंट्स, E1 E2 एनर्जी ये सब हमने बता रखे हैं, आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। तो आई होप सो आज की क्लास को मैं यहीं समअप करता हूं, बिकॉज ऑफ कंटेंट काफी कुछ हो जाएगा, हो सकता है कि आप इतना तैयार ना कर पाओ कमिंग क्लास तक, इसलिए आप इसको यहां पर तैयार करो बच्चों, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।